अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के प्रश्नावली 3.6 के सभी उदाहरणों को देखने वाले हैं। इस प्रश्नावली के प्रश्न थोड़े से कठिन आपको दिखाई देंगे, लेकिन ये कठिन है नहीं, क्योंकि ये 2/x + 3/y = 13 इस तरह का प्रश्न आप पहली बार देख रहे होंगे। अध्याय 3 को आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो ये प्रश्न देखने में आपको कठिन लग रहे होंगे, क्योंकि अभी तक हमने बनाया था कि 2x + 3y = 13, ये आसान लगता था। ये बटा में चर संख्याएं आ जाए तो थोड़ा कठिन लगता है। तो बटा में जब चर संख्याएं हैं तो कुछ भी करके इनको ऊपर भेजना पड़ेगा, क्योंकि बटा में रहेगा तब तक दिक्कत है। तो बटा में रहेगा तो बनाने में दिक्कत है, तो इसको ऊपर भेजने के लिए क्या उपाय है? तो सबसे पहले मैं इसी लाइन में लिख देता हूँ, आप नीचे लिखिएगा इसको। ये 2/x को हम 2 × 1/x लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 से 1 में गुना कर देंगे तो 2/x ही हो जाएगा। प्लस 3 × 1/y लिख सकते हैं बराबर 13। ठीक है, फिर आप कहेंगे कि इससे क्या फ़ायदा हुआ सर? अभी पता चलेगा। इसको भी वैसे ही लिख लीजिए, 5 × 1/x माइनस 4 × 1/y बराबर -2। अब 1/x यहाँ भी, 1/x यहाँ भी, 1/y यहाँ भी, 1/y यहाँ भी आ गया। दोनों एक जैसा आना चाहिए। फिर आप क्या करेंगे कि माना कि 1/x = p तथा 1/y = q। इसको p और q या आप कोई भी चर संख्या मान सकते हैं, x y z कुछ भी मान सकते हैं। x y तो पहले से है ही, x y मत मान लीजिएगा, लेकिन a b c कुछ भी मान लीजिए अपने मन से। 2 ठो को छोड़ के 24 ठो कुछ भी मान सकते हैं। 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना। अब इससे देखिए, ये यहाँ पे इसका मान यहाँ पे रख देंगे तो क्या होगा, मैं यहीं पे लिख दूँ साइड में 2। 1/x को हमने p माना है तो 1/x की जगह पे हम p लिख सकते हैं, प्लस 3 1/y की जगह पे q लिख सकते हैं बराबर 13। ये हो गया हमारा समीकरण 1। ठीक दिख रहा है? उसी प्रकार इसको लिखते हैं 5p - 4q बराबर -2। ये हो गया समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं। अब समीकरण 1 2 को कैसे हल कीजिएगा? तो मेरा तो वही विधि फेवरेट विधि है। कौन सा? विलोपन विधि। वो सबसे आसान मुझे लगता है। विलोपन विधि करने के लिए हम यहाँ 2 को 5 बनाया नहीं जा सकता है, 3 को भी 4 नहीं बनाया जा सकता। अब 3 समीकरण 1 में 4 से गुना करेंगे और 2 में 3 से गुना करेंगे, या फिर प्रतिस्थापन, आपको जो आसान लगे उस विधि से बना लीजिए। मैं विलोपन विधि से बनाता हूँ। विलोपन विधि, विधि में ऐसे धी होता है, विधि से मैंने गलती से लिख दिया। तो विलोपन विधि से क्या होगा जी? समीकरण 1 × 4 जोड़ समीकरण 2 × 3, मतलब आप लिखेंगे समीकरण 1 में 4 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुना करके 1 में और 2 को जोड़ने पर। तो 1 में 4 से करना है तो 2p है, तो 2 चौके 8, 8p हो जाएगा, प्लस 3 चौका 12, 12q, प्लस 13 चौका 52 होता है 52। और समीकरण 2 में 3 से करना है तो 5 तियाँ 15p माइनस 4 तियाँ 12q बराबर 2 तियाँ -6। और जोड़ना है तो नीचे वाले का चिन्ह बदलने की आवश्यकता नहीं है। घटाव रहता तो नीचे वाले का चिन्ह बदलते थे हम लोग। +12 से -12 कट गया, और ये 8p और 15p को जब जोड़ेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 23p, शायद, हाँ 23p। और ये 52 में से 6 जाएगा तो हमें मिलेगा 46। और अब p का मान यहाँ से निकल गया 46/23, और ये कटाएंगे तो 23 दूना 46, मतलब p का मान हमें क्या मिल गया? 2 मिल गया। आप नीचे साफ साफ बनाइएगा। देखिए, मैं बार बार आपको कहता हूं कि मैं जगह बचाने के लिए
मैं कैसे भी लिख देता हूँ, लेकिन आपको ये ऐसे यहाँ नहीं लिखना है, आपको एक एक स्टेप नीचे ऊपर करके लिखना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके। यहाँ तो थोड़ा गंदा दिख रहा होगा, आप जितना साफ लिखते हैं एग्जाम में आपको उतने अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अब P का मान हम किसी भी समीकरण में रख देंगे, तो यहाँ लिख देंगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर, P का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 2 इंटू P का मान 2 प्लस 3Q बराबर 13। अब 2 दूनी 4 प्लस 3Q बराबर 13, तो 3Q ये प्लस 4 है तो हो जाएगा -4, तो 13 -4, यानी Q बराबर 13 में से 4 जाएगा 9, 13 में से 4 जाएगा तो 9, और ये गुना में 3 है तो इधर आएगा तो बटा में 3, कट के हो गया 3, मतलब Q का मान 3 और P का मान 2 मिल गया। लेकिन सुनो, हमें P और Q का मान नहीं ज्ञात करना था, हमें तो x y का मान ज्ञात करना था। अब x y का मान ज्ञात करने के लिए अंत में हम क्या करेंगे कि P बराबर x 1/x माने हैं, P बराबर 1/x माने हैं, तथा यहाँ लिख दीजिएगा अब अंतिम कड़ी है, तथा Q बराबर 1/y माने हैं। अब क्या करना है, हमें P के जगह पे 2 रख देना है, बराबर 1/x, अच्छा 2/1 कर लीजिए, तिरछा गुना करने में हम लोग को सुविधा होगा, और Q के जगह पे 3/1, क्योंकि Q का मान 3 आया है और बटा में 1 तो हर संख्या के रहता है, तो 1/y। अब तिरछा गुना करेंगे तो ये 2x बराबर 1 एकम 1, उसी प्रकार तथा 3y नहीं दिख रहा है, अच्छा चलिए, तो 3y बराबर 1 गुना 1 1 हो जाएगा, तो x बराबर 1 बटा यहाँ से x का मान x बराबर 1 अब बटा में 2 आ जाएगा, ये गुना 2 है तो बटा 2 x का मान आ गया, और y का मान 1/3 आ जाएगा। समझ रहे हैं? ये हो गया हमारा उदाहरण 17 कंप्लीट। आपको एक स्क्रीन पे पूरा दिख रहा है, देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं अब अगले उदाहरण को देखता हूँ। अगला उदाहरण हमारे सामने है, इसको भी वैसे ही हल करना। अब इसमें मैं आपको उतना ज़्यादा नहीं समझाऊंगा क्योंकि मैंने पहले समझा दिया है। अब इसको आप 5 गुना 1/x - 1 लिख सकते हैं और प्लस 1 गुना 1/y - 2 लिख सकते हैं। ऊपर वाले को अलग से गुना में ला लीजिए। क्यों? क्योंकि मैं इसको मानने वाला हूँ PQ, है ना, बराबर 2। इसको क्या लिख सकते हैं? 6 गुना 1 - x/1 प्लस माइनस है यहाँ, माइनस 3 गुना 1/y - 2 बराबर 1। ठीक है। अब माना कि यहाँ भी 1/x - 1 1/x - 1, देखो ये दोनों बराबर आएगा तभी आप कुछ मान पाओगे, है ना। तो यहाँ कुछ और यहाँ कुछ और आ जाए तो गलत होगा। तो 1/x - 1 बराबर P तथा 1/y - 2 बराबर Q। तो अब P तथा Q का मान समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो, तो यहाँ लिखना होगा, आपको भाषा लिखना होगा। P तथा Q का मान समीकरण 1 और 2 में रखने पर क्या होगा? तो 5 और P प्लस Q, एक Q यहाँ 1 है और Q बराबर 2, ये हो गया समीकरण 3। और यहाँ से क्या आ गया? 6P - 3Q बराबर 1, ये हो गया समीकरण 4। अब समीकरण 3 तथा 4 को हल करिए। मैं विलोपन विधि ही लगाऊंगा, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि मुझे बहुत आसान लगता है, आपको कौन सा विधि आसान लगता है?
ये आप बताएं कैसे? मैं क्लास में थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ, कैमरे को देख के पढ़ा रहा हूँ और कैमरा बेचारा बोलता नहीं है। चलो यहाँ देखो 1 2 3, समीकरण 3 में हम 3 से गुना कर देंगे और समीकरण 4 में उसको जोड़ देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। ये Q से Q कट जाएगा। तो समीकरण 3 में 3 से गुना कीजिए तो 5P है, तो 5 तिया 15P प्लस 1 तिया 3Q बराबर 2 तिया 6 और जोड़ना है किस में? तो 6P माइनस 3Q बराबर 1। इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे है वैसे लिख देना है। अब आप जानते हैं प्लस माइनस कट जाएगा और 15P में जब 6P जोड़ेंगे आप तो हो जाएगा 21P और इधर क्या आ गया? इधर आ गया 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7। ठीक है, अब यहाँ से मैं थोड़ा ऊपर खसकाता हूँ। आपको P का मान मिल गया 7/21, कट के हो जाएगा 1/3। तो 7/21 अब कटाने में भी कितना समय लगाऊं मैं? किसी को ये नहीं लगता कि बहुत जल्दी जल्दी आप पढ़ाते हैं? क्योंकि कई बार बच्चों का ऐसे जब मैं सामने सामने क्लास पढ़ाता हूँ तो बच्चे कहते हैं बहुत जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करते हैं, थोड़ा सा धीरे धीरे कीजिए। समझते हैं हम लोग, तब तक आप आगे बढ़ जाते हैं। तो ये सब बाबू चौथे 5वें क्लास की बात है। अब इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा सकते ना, और लगाना भी गलत बात है। अगर लगाना पड़ रहा है तो आप अपना स्पीड बढ़ाइए। अब P का मान हम किसी समीकरण में रख देंगे। ये P का मान निकल गया ना, मैं समीकरण 3 में रख देता हूँ। P का मान समीकरण 3 में रख देते हैं तो 5 गुना P है। एक काम करो 4 में रखो क्योंकि कट जाएगा, यहाँ 6 है ना, समीकरण 4 में रख देते हैं तो 6 गुना P का मान 1/3। सर आपने 4 में क्यों रखा? क्योंकि देखो ना यहाँ 1/3 रखोगे तो 3 से 6 कट जाएगा, सुविधा हो जाएगी। माइनस 3Q बराबर 1, ये कट गया 2, इसीलिए मैंने रखा था। 2 एकम 2 माइनस 3Q बराबर 1, तो माइनस 3Q बराबर, ये देखो 2 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, 1 माइनस 2, तो यानी कि Q का मान क्या आ गया? 1 में से 2 जा गया तो -1 और ये -3 है बटा में, तो -3 इधर जाके क्या हो गया? मतलब ये गुना का -3 है तो इधर जाके बटा का -3 हो गया, माइनस से माइनस कट गया। Q का मान यहाँ भी 1/, मतलब P का मान भी 1/3 और Q का मान भी 1/3। ठीक, अब ये P और Q दोनों का मान हमें 1/3 मिल गया। अब यहाँ से हम x और y का मान निकाल लेंगे। तो x किसको माने थे भैया? x को माने थे मतलब 1/x - 1 बराबर P माने थे, तो यहाँ लिखते हैं 1/x - 1 बराबर P का मान मैं रखता हूँ सीधे 1/3 तथा 1/y - 2 1/y - 2 को माने थे Q, तो Q का मान मैं सीधे रखता हूँ 1/3, है ना। आप अलग अलग लिख लीजिएगा, अब तब मैंने पहले लिखना सिखाया था, यहाँ अब लिखना है। ये सब कुछ आप अपना फॉलो करिएगा, मैं बस तरीका बता रहा हूँ बनाने का। तो 3 एकम, यहाँ तिरछा गुना कर 3 एकम 3 और x से करेंगे तो x - 1 ही हो जाएगा तथा यहाँ 3 एकम 3 बराबर y - 2 हो जाएगा। अब यहाँ देख लो, ये माइनस का मान इधर आएगा तो प्लस का मान हो जाएगा, तो x का मान क्या हो गया? 3 1 4, x का मान मिल गया 4 और y का मान माइनस का 2 उधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो y बराबर 3 और 2 5। समझ के बात को? x और y का मान मिल गया। आपको अगर एक स्क्रीन पे पूरा दिख रहा हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और हम लोग अगले उदाहरण को की ओर चलते हैं। वो उदाहरण थोड़ा सा बड़ा भी है। उदाहरण 19 बच्चों को बड़ा कठिन लगता है, इसीलिए हम लोग इस उदाहरण को इतना धीरे धीरे समझेंगे ताकि एक बार में ही हम पूरा समझ जाए, दोबारा इसको समझने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन इसके लिए आपको कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। क्या समझना पड़ेगा? तो आप जानते हैं कि समय का सूत्र क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी और बटा चाल। जो आपका चाल रहता है और जितनी दूरी रहती है तो दूरी में चाल से भाग देंगे तो ये समय निकल जाता है। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। दूसरा बात आपको समझना पड़ेगा कि प्रतिकूल का मतलब होता है उल्टा, प्रतिकूल का मतलब होता है उल्टा, और अनुकूल का मतलब होता है सीधा, है ना। इस सवाल पे ही मैं ज़्यादा समझा रहा हूँ। तो
यहाँ सवाल हमें जो दिया हुआ है, एक और चीज़ मैं आपको समझाऊंगा जिससे आपके लिए सवाल एकदम मतलब हलवा पूरी हो जाएगा। हलवा पूरी समझते हैं ना, खाने में बहुत आसान होता है, ऐसे कहानियों में होता है। मुझे नहीं लगता हलवा पूरी खाने में बहुत आसान लगता है। पता ना अब आपको कितना पसंद है हलवा पूरी। हलवा पूरी तो कोई डिश ही नहीं है। चलो हलवा पूरी से आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं कि एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। अब देखो, जैसे मान लो आपको मैं एक गाड़ी पे खड़ा कर देता हूँ। ये वो छोटी गाड़ी होती है ना, पैर पैर रख के आप इस पे खड़े हो गए। हाँ, ये मान लो आप हो। ये क्या बना दिए इसे। मैं कभी कभी सोचता हूँ मैं मास्टर नहीं होता तो मैं क्या होता, मैं शायद पेंटर ही होता। ये देखो तुम जा रहे हो गाड़ी पे, ठीक है, और ये गाड़ी थोड़ी सी लंबी है ना, और ये गाड़ी में और चक्के लगाता हूँ मैं। अब आप क्या हुआ कि इस पॉइंट ए के पास खड़े हैं, पॉइंट ए के पास आप खड़े हैं और आप इस गाड़ी पर 1 और 2, अब 2 कदम आप चल के यहाँ खड़े हो गए, यहाँ पहुँच गए आप गाड़ी पे, ठीक है। यहाँ आप थे और 2 कदम, मतलब 1 और 2 कदम आप चल गए गाड़ी पे, ठीक है। और तब तक गाड़ी भी 1 कदम सरक गई आगे, मतलब 2 कदम आप गाड़ी पे चले और गाड़ी भी 1 कदम आगे की ओर चली। तो आप कितने कदम चले? टोटल 3 कदम चले, क्योंकि गाड़ी पे आप 2 चले थे और गाड़ी भी उस दिशा में आगे की ओर बढ़ी थी। तो आप टोटल 3 कदम आगे बढ़ गए। मतलब जिधर आप चल रहे हैं गाड़ी भी उधर चल रही है। तो आपका चाल माने आपका आगे बढ़ना और गाड़ी का आगे बढ़ना जोड़ देंगे तो टोटल आप उतने आगे बढ़ गए, बिंदु सी पे आ गए, ठीक ना। लेकिन अब यहाँ से फिर आपको वापस जाना है अपने जगह पे। तो 2 कदम आप 1 2 कदम चलेंगे तो वहाँ आगे आ जाएंगे। लेकिन गाड़ी 1 कदम फिर और आगे खींच गई, गाड़ी तो धीरे धीरे बढ़ रही है। अब गाड़ी और आगे चली गई तो आप आए 1 और 2, लेकिन गाड़ी तब तक 1 कदम फिर पीछे चली गई। तो आप टोटल कितने कदम आगे बढ़े? 1 ही कदम आगे बढ़े। कैसे सर? देखो ये चमत्कार नहीं है, कोई सिंपल बात है। आप 2 कदम पूरब की ओर बढ़े तब तक गाड़ी पश्चिम की ओर खसक गई। तो आप तो 2 कदम चले थे लेकिन ओवरऑल पहुंच कहाँ गए? 1 ही कदम पे। मतलब अगर जिस चीज़ पे आप खड़े हैं उसकी चाल और आपकी चाल उल्टा दिशा में हो तो आपके चाल में से उसकी चाल घटा लेते हैं, तब कुल चाल निकल जाता है। आशा करता हूं कि ये बातें आपको तीनों समझ में आ गई होंगी। अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मैं ये पेपर हटा रहा हूँ। प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। देखो ये धारा है, ठीक है। तो धारा में एक नाव है, धारा बह रही है पूरब की ओर, ठीक है, पूरब की ओर। और नाव भी जो है वो कभी पूरब जाता है और कभी पश्चिम जाता है। ये नाव है, ठीक ना। बड़ा गंदा नाव बनाया सर। अच्छा चलो सह लो। तो प्रतिकूल का मतलब क्या है कि धारा पूरब की ओर बह रही है तो नाव पश्चिम की ओर बहे। अभी मैंने आपको गाड़ी पे खड़ा करके दिखाया था कि हाँ कैसे होता है। और अनुकूल का मतलब क्या है कि धारा पूरब बह रही है तो नाव भी पूरब की ओर बह रहा है, चल रहा है। तो कह रहा है ये चलता है और 13 घंटे में इतना चलता है। तो धारा की चाल और नाव की चाल ज्ञात करें। तो जो ज्ञात करना उसको मानते हैं, मैंने पहले बताया था। माना कि धारा की चाल, पहले नाव की चाल मान लो। नाव की चाल, सर पहले धारा मान लेंगे तो क्या हो जाएगा? अरे कुछ नहीं होगा। नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। ये हमने नाव और धारा दोनों की चाल मान ली। तो धारा के अनुकूल चाल कितनी होगी? धारा के अनुकूल नाव की चाल आप पूरा लिखिएगा। तो अनुकूल के लिए दोनों को जोड़ देते हैं। मैंने आपको बताया था अभी उदाहरण में, x + y किलोमीटर प्रति घंटा। और ये फिर दोबारा मुझे समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने आपको गाड़ी वाले उदाहरण से समझा दिया था। अब देखो, धारा के प्रतिकूल
नाव की चाल कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल चाल तो हो गई। अब हमें क्या कह रहा है कि मतलब अब 10 घंटा में 30 किलोमीटर प्रतिकूल चलती है और 44 किलोमीटर अनुकूल चलती है। मतलब 10 घंटा में पहले 30 किलोमीटर उल्टा जाती है और फिर 44 किलोमीटर सीधा आती है, तो 10 घंटा समय लगता है। तो पहले उल्टा जाने में लगा समय है ना, यहाँ लिखेंगे, अब छोड़ दीजिए पहली स्थिति, या आप इसको स्थिति 1 भी लिख सकते हैं। स्थिति फर्स्ट क्या कहता है कि धारा के प्रतिकूल, तो प्रतिकूल जाने में लगा समय, तो प्रतिकूल जाने में कितना समय लगा था, तो मैंने आपको बताया था समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी कितना है सर, तो दूरी है 30 किलोमीटर और समय कितना है, तो प्रतिकूल के लिए चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो चाल कितना है, तो प्रतिकूल के लिए चाल x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल हो गया, यहाँ से समय निकल जाएगा हमें, बराबर 30 बटा x माइनस वाई घंटा। ठीक है, ये किलोमीटर से किलोमीटर कट जाता है, बाकी घंटा बच जाता है। अच्छा है, आप इतना सीधे समझिए, समय का मात्रक ये होता है। अब अनुकूल जाने में लगा समय, तो अनुकूल कितना जाता है, 44 किलोमीटर जाता है पहले स्थिति में, तो 44 बटा और अनुकूल का चाल माने दूरी बटा चाल, समय बराबर ही ना होता है, तो चाल x प्लस वाई, तो ये घंटा, ये अनुकूल का समय हो गया और ये प्रतिकूल का समय हो गया। दोनों मिला के कितना लगता है, 10 घंटा लगता है। मतलब 10 घंटा चलता है ना, तो 30 किलोमीटर उल्टा जाता है और फिर 44 किलोमीटर सीधा आता है, दोनों को मिला के 10 घंटा लगता है। यहाँ लिखा है ना कि 30 किलोमीटर प्रतिकूल तथा 44 किलोमीटर अनुकूल जाती है, तो दोनों को मिला कितना समय लगता है, तो यहाँ से हम लिख देंगे 30 बटा x माइनस वाई प्लस 44 बटा x प्लस वाई बराबर 10 घंटा। समझे। अब दूसरी स्थिति को मैं पूरा लिखने वाला नहीं हूँ, आप अपने से लिख लीजिएगा। दूसरी स्थिति में आप अपने से बना लीजिएगा। प्रतिकूल जाने में लगा समय, तो यहाँ प्रतिकूल कितना में जाता है, तो 40, तो 40 बटा एक्स माइनस वाई, और अनुकूल जाने में लगा समय तो 55 बटा एक्स प्लस वाई। और फिर आप लिखिएगा प्रश्न से ऐसे समीकरण बना लीजिएगा। दूसरी स्थिति के लिए भी क्या होगा, तो 40 बटा एक्स माइनस वाई प्लस 55 बटा एक्स प्लस वाई बराबर 13 घंटा इसमें कुल समय लगता है। अब मैंने आपको बताया था कि इसको आप कैसे लिख सकते हैं, तो 30 गुना 1 बटा एक्स माइनस वाई, इसके बाद तो आपको बनाने आ ही जाएगा। तो मैं अब जल्दी बनाता हूँ। एक्स प्लस वाई बराबर 10 और 40 बटा 1 बटा एक्स माइनस वाई प्लस 55 बटा 1 बटा एक्स प्लस वाई बराबर 13। अब x बटा 1 बाई एक्स माइनस वाई को हम लोग p मान लेते हैं, तथा 1 बाई एक्स प्लस वाई को हम लोग q मान लेते हैं। अब इसको p और q मान के बनाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 30p प्लस 44q बराबर 10। ये देखो ना, यहाँ से हमारा मिलेगा समीकरण 1 और यहाँ से मिलेगा समीकरण 2, तो 40p प्लस 55q बराबर 13, ये समीकरण 2। अब इसको एक ठोक काटाना पड़ेगा, तो 30 को 40 बनाने के लिए और 40 को 30 बनाने के लिए दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 120 आएगा, तब ना दोनों बराबर होगा। तो ये, या फिर आप चाहें तो इसको आप दूसरी विधि से भी बना लीजिए, लेकिन मैं विलोपन विधि से ही बनाऊंगा। तो यहाँ लिखता हूँ विलोपन विधि से। अब मैं 120 इसको ही बना दूंगा, 120 इसको बना दूंगा। तो इसको 120 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 में
4 से गुना करना पड़ेगा, तब ना 30 होगा 120, और उसमें से घटाना पड़ेगा समीकरण 2 में 3 से गुना करके। ठीक है, अब करिए। तो 3 चौका 12, तो 120p प्लस 44 में 4 से करिएगा तो 88, और 88 कितना होगा 160 और 16 176 क्यू बराबर 10 में 4 से तो 40। अब इसमें 3 से गुना करना है तो ये भी 120p प्लस 55 तियाँ 50 तियाँ 150 5 तियाँ 15 165 क्यू बराबर 13 तियाँ 39। ठीक है, और घटाना है तो नीचे वाले का चिन्ह बदलना पड़ेगा सबका, ये गया। अब 176 में से 165 क्यू जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचना चाहिए कि 11 बच गया। अब 11 क्यू बराबर यहाँ से क्या हुआ सर, यहाँ से 1 आ गया तो क्यू का मान क्या आ गया, यहाँ 11 ही होगा ना, हाँ होगा 11 ही होगा, और 1/11 ये क्यू का मान हमें मिल गया। और कैलकुलेशन में कहीं गलती नहीं हुआ है तो ये हमें 1/11 ही मिलेगा। अब इसका मान आप किसी एक समीकरण में रख लीजिए, तो आप लिख लीजिए q बराबर 1/11, समीकरण मैं 1 में रख लेता हूँ, 1 में रखने पर तो 30p प्लस 44 क्यू के जगह पे 1/11 रख लीजिए बराबर 10, 11 से 44 कट गया 4, तो 30p बराबर 10 और ये प्लस का 4 तो -4। ठीक है, अब ये क्या हो गया, p बराबर 10 में से 4 गया तो 6 और बटा 30, गुना का 30 था बटा का 30 हो गया, 1/5 आ गया। p का मान और q का मान तो आया। और क्या करना है कि p और q का मान हम जो माने हैं इससे x और y का मान निकालना है। तो हमने माना है 1/x प्लस y को q, तो यहाँ मैं लिखता हूँ 1/x प्लस y बराबर 1/11। क्यू को 1/11 लिख सकते हो ना, उसी प्रकार 1/x माइनस वाई बराबर 1/5। अब देखो ये x प्लस वाई से 1 में गुना करेंगे तो x प्लस वाई ही हो जाएगा, और 11 में 1 से करेंगे तो 11 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से x y का मान नहीं निकला, अभी फिर निकालना पड़ेगा अलग, और ये x माइनस वाई से 5 में गुना करेंगे तो x 1 में करेंगे तो x माइनस वाई ही रह जाएगा, और 5 से 1 में करेंगे तो 5 हो जाएगा। इसको मान लो समीकरण 3, इसको मान लीजिए समीकरण 4। अब 3 और 4 को फिर से हल करना पड़ेगा भैया, ये आसान है, मुश्किल नहीं है। यहाँ फिर से विलोपन विधि लगा लो। ठीक है, तो समीकरण 3 में समीकरण 4 सिर्फ जोड़ दो, तो 3 को मैं ऐसे ही लिख देता हूँ और 4 को यहाँ लिख देता हूँ। अच्छा, मैं कई बार बताता हूँ, मैं जैसे बनाता हूँ ना, और ऐसे आप भी एग्जाम में बना के आ जाए तो आपको लड्डू नंबर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं बस आपको प्रोसेस समझाता हूँ, है ना, मैं आपको बनाता नहीं हूँ। आप ऐसे एग्जाम में बिल्कुल नहीं बनाएंगे, आप अलग अलग सब लिख के बनाएंगे तब आपको फुल मार्क्स मिलेगा। और ये मैं बार बार समझाता हूँ, मैं जब शुरुआत का 1-2 क्वेश्चन करवाता हूँ मैं उसमें पूरा भाषा लिख देता हूँ, लेकिन बाद में मैं उतना ही लिखने लग जाऊँ तो ऐसे ही वीडियो इतना लंबा लंबा हो जाता है, और ज़्यादा लंबा होगा। इसलिए आप अपने बुद्धि का प्रयोग करिएगा। सर भगवान वही तो नहीं दिए सर, चलो नहीं दिए तो उसमें मेरा क्या दोष है। अब ये दोनों को जोड़ देना है, x और x 2x, और 11 और 5 16, तो यहाँ से 2 इधर भेज दो तो x का मान आ जाएगा 16/2, कट के हो गया 8, x का मान आ गया 8। अब y का मान निकालना है तो x का मान इस किसी भी समीकरण में रख दो, तो समीकरण 4 में रखते हैं तो x के ऊपर 8 रख दो, माइनस वाई बराबर 5, तो माइनस वाई बराबर 5, और ये प्लस 8 है तो उधर आएगा तो -8, तो क्या हो गया, या माइनस वाई बराबर -3, माइनस से माइनस कट गया तो वाई का मान आ गया 3। अब आपको मैं कैसे कहूँ स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये तो बहुत लंबा है। अच्छा 2 बार मैं दिलवाता हूँ, तो एक यहाँ आ गया होगा पूरे स्क्रीन पे, एक यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए और दूसरा पार्ट ये यहाँ से आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया आपका कंप्लीट। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अगले प्रश्नों को, प्रश्नावली के प्रश्नों को अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।